साहित्य की दृष्टि से ईसा पूर्व की शताब्दियों में धार्मिक साहित्य के संदर्भ में भारतीय भूमि सर्वोच्च स्थान रखती है। खास करके वैदिक साहित्य और फिर बौद्ध साहित्य तथा हमारे सूत्र, स्मृतियां एवं दो महाकाव्य जिनकी रचना ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही शुरू हो गई थी। लेकिन वैविध्यता की दृष्टि से देखिए तो यूनान का स्थान सर्वोच्च था, क्योंकि वहां होमर ने दो बड़े महाकाव्य दिए जिन्हें धार्मिक साहित्य नहीं कहा जा सकता। इसके बाद राजनीति, इतिहास, कविता, उपन्यास सभी विधाओं में लेखन हुआ। मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल तक, हमारा तात्पर्य है गुप्त काल और राजपूत काल तक, भारत में धार्मिक साहित्य के साथ धर्मेतर साहित्य भी बड़े पैमाने पर लिखा गया। लेकिन मध्यकाल में साहित्य की दृष्टि से अरब का स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की दृष्टि से यूरोप पिछड़ सा जाता है और आधुनिक काल आते आते यूरोप एक बार पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करता है साहित्य के संदर्भ में, और वहाँ यूरोप के विभिन्न देशों में बड़े बड़े साहित्यकार हुए जो सभी विधाओं में रचना किए, जो आज भी जारी है। हम प्राचीन काल के भारत की जब बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध त्रिपिटक पाली भाषा में, ब्राह्मण साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में, और फिर संगम साहित्य तमिल भाषा में। संगम साहित्य का जो वर्णन है वो तो काफी अतिशयोक्तिपूर्ण है, फिर भी प्राचीन काल में तमिलनाडु के क्षेत्र में तमिल भाषा की उन्नति हुई और इस भाषा में अनेक पुस्तकें, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस काल में वहां संगम हुए, अर्थात विद्वानों की सभाएं, और बड़ी संख्या में विद्वान उपस्थित हुए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इन रचनाओं में 3 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य माने जाते हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये दोनों महाकाव्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं। शिल्पाधिकारम की ही कथा वस्तु आगे बढ़ती है मणिमेखले में। इसके अतिरिक्त तोल्कापियम व्याकरण ग्रंथ, मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के पहले अनेक बौद्ध विद्वानों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, लेकिन गुप्त काल और राजपूत काल आते आते संस्कृत भाषा में बड़े पैमाने पर धार्मिक और धर्मेतर साहित्य, अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो अनेक
स्मृतियाँ इस काल में लिखी गई और अधिकांश पुराण गुप्त काल में ही लिखे गए। रामायण, महाकाव्य और महाभारत की रचना को पूर्णता मिली। लेकिन इन सब से बढ़कर अब हम देखते हैं कि नाटक, उपन्यास, कविताएं, कहानियां, इन सब की भी रचना का युग है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद पर ग्रंथ, वास्तु पर ग्रंथ, ज्योतिष पर ग्रंथ, अनेक विधाओं में बड़े पैमाने पर साहित्य की रचना हुई। साहित्य और कला की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासक साहित्य और कला के प्रेमी थे और इनके शासन में साहित्य और कला की विशेष रूप से उन्नति हुई। समुद्रगुप्त स्वयं कवि था। उसका दरबारी कवि हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, एक विद्वान साहित्यकार था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ऐसी किंवदंती है कि नवरत्न रहते थे। कालिदास जैसे अद्भुत विद्वान, अमर सिंह जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। इस काल में विभिन्न राजाओं ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। खासकर से हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था और राजपूत काल के अनेक राजाओं ने ऐसी रचना की। भोज, इनके अतिरिक्त जब आप श्रृंखला देखते हैं विद्वानों की और साहित्यिक रचना करने वालों की, तो एक लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। कालिदास, वाराहमिहिर, विशाखदत्त, आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत, चरक संहिता, धन्वंतरी जैसे विद्वान, वसुमित्र, अश्वघोष, शूद्रक, दंडिन, भवभूति, भास, विशाखदत्त, एक लंबी श्रृंखला है और बड़े पैमाने पर साहित्यिक रचना हुई। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण तो यह है कि गुप्त शासकों ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया, जो कि राजपूत काल में शासक संघर्षों में भले लिप्त रहे, लेकिन उन्होंने अपने विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया और उन विद्वानों ने अनेक साहित्य की रचना की उनके संरक्षण में। अमर सिंह का अमरकोश, राजशेखर काव्य मीमांसा, एक से एक अद्भुत साहित्यिक रचनाएं आई। यही नहीं, कामसूत्र जैसी रचना भी आई वात्स्यायन की, संभवतः गुप्त काल या गुप्त काल के कुछ पहले। तो स्पष्ट रूप से ईसा पूर्व की शताब्दियों में जहां धार्मिक साहित्य का बोलबाला रहा और धर्मेतर साहित्य काफी कम था, वहीं ईसवी शताब्दियों में राजपूत काल तक धार्मिक साहित्य के साथ साथ धर्मेतर साहित्य की बड़े पैमाने पर रचना हुई और सभी विधाओं में रचना हुई। महत्वपूर्ण यह है, जैसा कि यूरोप में यूनान के क्लासिकल युग में था, वह बात यहाँ गुप्त काल और राजपूत काल में दिखाई पड़ती है। यह साहित्य
जो धर्मेतर है वो बौद्ध भी है, जैन भी है और ब्राह्मण धर्म से भी रिलेट करता है। आगे चलकर पूर्व मध्यकाल की अंतिम अवस्था में और मध्यकाल की संयुक्त अवस्था में साहित्य में एक नई बात आएगी और अनेक लोक भाषाएं अपना महत्व, अपना स्थान प्राप्त करने लगेंगी, महत्वपूर्ण होने लगेंगी और तमाम स्थानीय कवियों ने, स्थानीय साहित्यकारों ने और फिर कुछ सूफी संतों ने साहित्य की रचना की, जो कि हम मध्यकाल के साथ देखेंगे। थैंक यू।